गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का शौर्य अकादमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इतिहास की श्रृंखला में कल सैंधव सभ्यता के प्रतिनिधि स्थलों की चर्चा किए थे। आज हम कुछ अनुषंगी स्थलों की चर्चा करेंगे, कुछ और स्थलों की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद नगरीकरण के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग जहां से थे वहीं से शुरुआत करते हैं। सुरकोटदा की बात हम करें, कुछ और स्थलों की अगर हम बात करें, सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और एक बात आपको पहले भी हमने बताया, एक बार फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि हमेशा एक सामान्य प्लान जो है नगरीकरण का वो आप जान ही गए हैं। नगरीकरण में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो आपसे जरूर पूछा जाएगा, राइट है। तो आइए हम देखते हैं कि सुरकोटदा की स्थिति में कैसा रहा सुरकोटदा का प्लान। तो सुरकोटदा में जो था वो एक ही बाउंड्री के अंदर नगर और दुर्ग दोनों था, यानी दुर्ग और नगर तो था, उसी तरह से था, लेकिन अलग अलग होने की जगह ना हो करके एक ही साथ में था। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो यहां आपको पत्थरों का प्रयोग मिलता है। यहां के मकाने में पत्थरों का प्रयोग मिलना शुरू होता है। साथ ही साथ जब आप सुरकोटदा में जाएंगे तो निश्चित रूप से यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मिला, गार्ड रूम, रक्षक गृह जिसे आप कहते हैं। जैसे आप कॉलोनी में जाइए, अपार्टमेंट में जाइए तो साइड में रहता है ना, वहां पे आपका एक अटेंडेंट रहता है, वो आपसे इंक्वायरी लेता है, क्वेरी करता है। तो उस तरह आपको गार्ड रूम के यहाँ साक्ष्य आपको मिलेंगे। क्लियर है। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ दिखाई दी। इसके अतिरिक्त एक और बात बताएं, सुरकोटदा नगरीकरण में तो इतने ही लिए जाना जाता है, यहाँ से एक स्पेशल प्रकार का कलश समाधान मिलता है, जो कि हम लोग ग्रेवियार्ड शुरू से ही नगरीकरण के पार्ट में ही देखते रह गए। तो यहाँ भी हमने चर्चा कर दिया कलश समाधान। और कलश समाधान में यही था कि जलाने के बाद जो राख है उसको एक बर्तन में रख करके उसे दफना दिया जाता था। तो कलश समाधान के साक्ष्य आपको सुरकोटदा से मिल जाएंगे। क्लियर है। सुरकोटदा की जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है उसको हम अलग कलर से कर देते हैं, जैसे हाईलाइटेड हो जाए मामला, और वो ये कि यहां से आपको घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़ी के हड्डी के साक्ष्य कहां से मिलते हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सुरकोटदा होना चाहिए। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हमने इतना फोकस किया, वो इसलिए किया क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो सामान्य अवधारणा है वो ये है कि वो घोड़े से परिचित नहीं थे। और ये अवधारणा स्पेशली साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा आर्य और अनार्य के विश्लेषण के संदर्भ में लाया गया कि सिंधु घाटी से आर्यों का प्रिय, वैदिक युग में हम पढ़ेंगे, घोड़ा था, घोड़ा और गाय। और सैंधवों को अनार्य कहा और वहां उन्होंने कहा कि न तो गाय के साक्ष्य मिलते हैं न तो घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं। इस दृष्टिकोण से यहाँ का घोड़ा मिलना, घोड़े की हड्डी का मिलना बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार पूछा जाता है। इस पे एक रिसर्च आपको बता देता हूं। वास्तव में इस घोड़े की हड्डी के साथ आपको कुछ और भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सुरकोटदा के साथ लोथल और कालीबंगा, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। लोथल और कालीबंगा से घोड़े की मूर्तियां मिली हैं, घोड़े की मूर्तियां मिली हैं। इसका मतलब है कि मूर्ति के रूप में घोड़े का जानना और फिर घोड़े की हड्डी का प्राप्त करना इस अवधारणा पर चोट करता है कि सैंधव के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, राइट। यानी अब कंफर्म हो गया कि वो घोड़े की हड्डी, घोड़े से जरूर परिचित रहे होंगे। क्लियर है। और इसके अतिरिक्त जब हम लोग नगरीय स्तर पे देखते हैं तो इस सभ्यता का जो पतन है वो हमें दिखाई देता है अग्निकांड से। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है
हम लोग प्रश्न उत्तर सीरीज की चर्चा जब शुरू करेंगे तो आपको बताएंगे कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आएगा तो हम लोग जरूर रखेंगे कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। और इस लेक्चर को साथ साथ जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आप नोट्स बनाते रहिए, और उस टेस्ट सीरीज को या टेस्ट सीरीज कह रहे हैं वो T20 सीरीज को साथ में करिएगा तो आपके अंदर काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ये रहा सुरकोटदा के बारे में। अब आइए हम लोग एक और चर्चा करते हैं एक स्थल के धौलावीरा की। धौलावीरा गुजरात का स्थल है। नगरीकरण के में विशिष्टता के कारण इसे जाना गया। आइए देखें क्या विशिष्टता थी। अभी तक आपने देखा जितने भी नगर थे वो क्या थे, वो दो भागों में बटे हुए थे, लेकिन धौलावीरा का जो नगर था वो 3 भागों में बटा था। जो सबसे पश्चिमी था वो दुर्ग, बीच का जो नगर था उसे अवम नगर कहा गया, और जो तीसरा था पूरब उसको नगर कहा गया, और ये तीनों लिंक थे। तो पहली बात तो आपको ये दिखाई दी। दूसरी चीज अगर आप बात करेंगे तो जो अवम नगर है वहां पर आपको 27, अब ये गिन के नहीं बना रहा हूं कि आप लोग बाद में गिनने लगे और कहें चले तो आप ज्यादा बना दिए, एक इंडिकेशन जानते रहिए 27 जलाशय हैं, कृत्रिम जलाशय हैं। और आपको पता है धौलावीरा जो सौराष्ट्र क्षेत्र में है वहां की जो जमीन है वो क्या है, बलवी है, और वहां पे पानी डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो उसके नीचे क्या किया गया, पत्थर के पॉन्ड्स, पत्थर बिछा दिए गए हैं और फिर वहां पे पानी इकट्ठा किया गया होगा। तो इसीलिए ये जो 27 जलाशय हैं वो आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के का एक प्रयास कह सकते हैं, जल संरक्षण का प्रयास। श्योर। और अगर हम आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो पत्थर काट करके लगाए गए हैं जो पानी को रोक दे, तो सोचिए कितनी बारीकी का काम होगा। और उस पत्थरों के कट करके जोड़ने की जो परंपरा है उसको हम ये कह सकते हैं कि ये रॉक कट आर्ट का प्राचीनतम उदाहरण आप कह सकते हैं। टॉप तो मौर्य काल में दिखाई देगा, हम जब कला और संस्कृति की बातें करेंगे तो और विशेष इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन रॉकेट आर्ट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। श्योर, राइट। इसके अतिरिक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे और मिलता है। वो क्या मिलता है कि यहाँ से जो क्या कहते हैं बोर्ड के एक साक्ष्य हैं, ज्यादा समझिए इस बात को, काफी बड़े बड़े लक्ष्य ऐसे अक्षर लिखे हुए हैं, पत्थर के हैं। तो माना गया साइन बोर्ड कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं आप लोग, साइन बोर्ड ही कहा जाता है। एग्जामिनर साइन बोर्ड कहता है, साइन बोर्ड के साक्ष्य। साइन बोर्ड ना समझ रहे हो तो समझिए जैसे आप किसी भी शहर में जाते हैं, किसी प्रदेश में जाते हैं तो आप देखिए लिखा रहता है ना कि प्रयागराज नगर निगम में आपका स्वागत है। क्लियर। तो उसी हम साइन बोर्ड की बात कर रहे हैं। अक्षर काफी बड़े बड़े हैं, जैसे दूर से ही दिख जाए, छोटे अक्षर तो दिखेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से यह एक नई चीज मिलती है आपको धौलावीरा के अंतर्गत। एक और खासियत यहाँ पे मिलती है, आइए हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां से हमको एक स्टेडियम मिला है, काफी इंटरेस्टिंग है जानना। जैसे आजकल के बड़े जो डेवलप्ड पार्क होते हैं ना, पार्कों में देखिए बैठने की व्यवस्था अलग से होती है, बीच में मैदान रहता है खेलने के लिए। तो इस तरह की बड़ी क्या कहते हैं कि सुसज्जित एक योजना दिखाई देती है नगर इसकी क्या कहते हैं कि स्टेडियम की। और जाहिर सी बात है धौलावीरा के उत्खनन का कार्य अब भी चल रहा है, इसलिए जो महत्वपूर्ण पहलू था वो हमने आपको बताया। आर्ट गैलरी में देखेंगे तो आपको एक चीज और मिलेगा, वो मिलेगा प्रस्तर का नेवला पशुओं में, राइट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जिसे और जाने चाहिए।
इसके अतिरिक्त हम कुछ अनुषंगी नगरों की भी आपकी चर्चा कर लें, सूची की भी चर्चा कर लें। वो इसलिए जरूरी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ कोई खास अभी क्या कहते हैं कि कोई विशिष्ट पदार्थ तो नहीं मिला है, इक्के दुक्के को अगर छोड़ दिया जाए, अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो स्थल जानने इसलिए जरूरी हैं कि कभी आपसे यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित स्थलों पर विचार करें और यह बताएं कि कौन से स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित हैं। इसलिए ऐसे, या कौन से स्थल गुजरात में स्थित हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन क्षेत्र में हैं, इसलिए हमने आपको वो उन स्थलों की चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। इसके अतिरिक्त ऑप्शनल लेवल पे कई बार क्या होता है कि उन स्थलों की स्पॉटिंग कराई जाती है कि वो कौन स्थल कहाँ है, उसे पहचानने के लिए भी कहा जाता है। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर इन चीज़ों को और भी स्ट्रॉन्ग वे में अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना चाहिए कि एक मैप बना करके उन स्थलों को लोकेट कर लेना चाहिए, राइट। और इसके लिए सबसे बेहतरीन आपको कम से कम जीएस के स्तर पे, ऑप्शनल के स्तर पे हम बाद में बताएंगे, एक ऐतिहासिक मानचित्रावली भी खरीद लेना चाहिए। और ये उसी सिद्धांत और तरीके का परिणाम है जिसमें कहा जाता है कि ऑल हिस्ट्री शुड बी स्टडीड ज्योग्राफिकली। कम से कम आपको लोकेशन और परिवेश तो पता होना चाहिए ही। तो आइए हम कुछ अन्य स्थलों की चर्चा करना चाहते हैं, केवल नाम ही पर्याप्त है जानने के लिए, जैसे रंगपुर, देसलपुर, पड़री, मेघम, रोजडी, भगतराव, मालवड़, कुंतासी, ये सारे के सारे स्थल आपको गुजरात से मिलते हैं। और स्पेशली आपको बताऊं, रंगपुर जो है, रंगपुर से जो फेमस चीज है वो धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। धान की भूसी के साक्ष्य हैं, केवल नाम जानते रहिए, ये भी शायद ही कभी पूछा जाए, ये काफी महत्वपूर्ण है इसलिए यहां से पूछ लिया, है ना। भगत राव के बारे में हमने आपको पहले से ही बताया था कि जो भगत राव है वो क्या है, पहले माना जाता था कि सभ्यता का एक दक्षिणी स्थल था, लेकिन आगे चल करके जब दायमाबाद की खोज हो गई, दायमाबाद कहाँ है, दक्षिणी सीमा हमने आपको बताया था, महाराष्ट्र एमएच, महाराष्ट्र की जब खोज हो गई तो दक्षिणी सीमा क्या होगी, दायमाबाद। और दायमाबाद से अगर आप यही चर्चा हम कर लें तो तांबे का रथ मिला है। अदरवाइज दायमाबाद की खासियत सिर्फ ये है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल है, इसके अतिरिक्त तो कोई खास पदार्थ वहां पे नहीं मिलता है, खास कोई साक्ष्य एक्स्ट्रा नहीं मिलता है जो कि विशिष्ट हो या जो कि अतिरिक्त हो, राइट। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो कुछ और स्थलों की अगर हम चर्चा करें तो जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी है, मित्ताथल है, कुड़ान है। आपको एक मोटे तौर पे जानते रहिएगा, ये सारे के सारे राजस्थान और हरियाणा के जितने भी स्थल हैं वो आपके क्या कहते हैं, सरस्वती नदी घाटी के आसपास हैं, राइट। राखीगढ़ी के बारे में आपको बता दूं, एक बड़ावली छूट गया ना, चलिए बड़ावली भी लिख देता हूं। फिलहाल आप जानते हैं राखीगढ़ी काफी भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे तो ये भारतीय क्षेत्र में देखेंगे तो सबसे बड़ा स्थल है ये। एक खासियत यहाँ पे मिल गई। और बाकी अगर हम बात करें, हमने कह दिया कि बड़ावली छूट गया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे बड़ावली की खासियत क्या है। बड़ावली की खासियत ये है कि यह जो है यहां से मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी के हल का खिलौना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मिट्टी के हल का खिलौना मिला है तो हम ये मान सकते हैं कि सर वो लोग जुताई से जरूर परिचित रहे होंगे, बहुत फेमस रही होगी, बहुत लोकप्रिय रही होगी, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि मिट्टी के हल से जुताई तो होगी नहीं। और उस समय लोहे की खोज नहीं थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांसा इतना मजबूत नहीं रहा होगा कि लोहे के फाल के रूप में अतिरिक्त प्रयुक्त किया जाए। लेकिन दो ऐसे साक्ष्य हैं, एक बड़ावली से मिट्टी के हल का खिलौना और दूसरा जो कालीबंगा के प्राक सिंधु चरण से हमें जुताई के साक्ष्य हैं। ये दोनों साक्ष्य मिलकर ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जुताई की क्रिया से परिचित तो जरूर हो गए होंगे। उसके अतिरिक्त इससे भी महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि यहाँ से हमें मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है।
एक मृण मूर्ति मिली है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, भारत के किसी भी पुरातात्विक स्थल से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, जबकि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में देखोगे ना, पंजाब और क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ने वाले स्थल हैं, वहां पे मातृ देवियों की संख्या बहुत मिलती है। तो निश्चित रूप से बौड़ावली विशिष्ट हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र स्थल है जहां पर मातृ देवी मिला हुआ है, राइट। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल हैं, अनुषंगी ही कहूंगा। आलमगीरपुर पूर्वी सीमा की वजह से है ना, वहां हमने चर्चा भी किया है। फिर भी आप जानते रहिए कि वही जो आटा गूंथते, दूध पिलाते, कुछ मूर्तियां मिली हैं। हुलास है, सहारनपुर में है, ये भी है ना। मांडली भी सहारनपुर में है, और ये आपको बता दूं ये मेरठ में है, लिख दो। चलिए, अगर एक आध फैक्ट छूट भी जाएगा तो आप लोग किताब से देख लीजिएगा, लेकिन स्ट्रक्चर यही रखिएगा पढ़ने के लिए, राइट। और मांडली की खासियत ये है कि ये न्यूएस्ट है, सबसे नया स्थल उत्तर प्रदेश का में ही है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नया स्थल जो है मांडली, मांडा ना कह दीजिएगा, मांडा तो जम्मू कश्मीर वाला हो जाएगा, तो ये मांडली हो गया। उसी तरह से अन्य स्थलों की बात हम करें, जो अनुषंगी स्थल है, रोपड़। रोपड़ की खास बात ये है, ये पंजाब में है, सतलज नदी पर है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे है, और ये पहला स्थल था जिसे स्वतंत्रता के बाद उत्खनित किया गया। बाद में तो बहुत सारे स्थल हुए, लेकिन यज्ञदत्त शर्मा, वाईडी शर्मा ने पहली बार इसका स्वतंत्रता के बाद खुदवाया ये। और यहाँ पर एक बुर्जहूम परंपरा का सावधान मिलता है, मतलब एक ऐसी सावधान पेटी मिलती है जिसमें कुत्ते को मालिक के साथ दफना दिया गया है, राइट। और ये परंपरा कहाँ की थी? बुर्जहूम की थी। इसलिए जाहिर सी बात है, रोपड़ जो है, रोपड़ में ये चीज पूछी जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये सारे पाकिस्तान के क्षेत्र के हैं, जैसे कोट दीजी है, यहां से आपको नगरीकरण के प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, प्रारंभिक साक्ष्य है ना। ये मेहरगढ़ के आसपास के अनुषंगी उसमें है। सोतका गेंडोर दास्त नदी पर है, व्यापारिक नगर था। सोतका कोह शादी कौर नदी पर है, ये भी व्यापारिक नदी था, है ना, समुद्री तट पर स्थित था। क्लियर? तो ऐसे भी अगर कभी पूछ दिया जाए कि कौन कौन से बंदरगाह नगर थे, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन से बंदरगाह नगर थे, राइट। ये आपका क्वेश्चन रहा, फाइंड आउट करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैसेज के द्वारा हमें सूचित करिएगा, राइट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं कि अफगानिस्तान के कुछ जो स्थल हैं उनकी हम लोगों ने चर्चा नहीं किया, तो उसमें दो ही स्थल हैं स्पेशली। कौन कौन से? मुंडीगांग और शोरतभुई। और आपको बता दूं कि जो मुंडीगांग और शोरतभुई नामक जो स्थल हैं, ये दोनों स्थल अफगानिस्तान में हैं, और ये स्पेशली प्रसिद्ध रहे व्यापारिक। जब हम लोग इकोनॉमिक स्थिति को देखेंगे तो बताएंगे ये व्यापारिक स्थल थे। खास करके सिंधु सभ्यता का जो नेटवर्क था, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ जो व्यापारिक नेटवर्क डेवलप हुआ पश्चिम एशिया या मध्य एशिया की सभ्यताओं के साथ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुंडीगांग और शोरतभुई काफी महत्वपूर्ण स्थल थे। श्योर, राइट। तो यहाँ पर हमने चर्चा किया आपको कुछ जो अनुषंगी नगर थे सिंधु सभ्यता से संबंधित, राइट। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर विशेष प्रकाश डालें। यही तो है, हमने बताया है। उससे हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे कि सर इसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे। और बताएंगे ही नहीं, आपको इस क्लास के बाद ये सोचने की शक्ति डेवलप होना चाहिए। मुझे पता है कि आप लोग अभी बहुत गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, और वास्तव में यूपीएससी के स्तर की क्लास में गंभीरता और कंसिस्टेंसी दोनों आवश्यक है।
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो बच्चे बाद में पढ़ रहे हैं उनको पूरा स्टोन एज पढ़ना चाहिए। स्टोन एज के नाम से उनको बुखार आने लगता है। जब आप स्टोन एज पढ़ोगे ना, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंटर रिलेशन है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल का, उसे आप बेहतर ढंग से कर सकोगे। फिलहाल हम लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सैंधव नगरीकरण की विशेषताओं को जानना चाह रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नगरीकरण है, इससे यूपीएससी मेंस के भी सवाल पूछे हुए हैं, तो उस सवाल को भी देखिएगा। आइए फिलहाल हम देखते हैं सैंधव नगरीकरण की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। आइए एक एक पॉइंट को दिमाग में बैठाइएगा। सैंधव नगरीकरण की विशेषताएं विशेषताएं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, पहला पॉइंट जो ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये रखने की जरूरत है कि समानता के साथ क्षेत्रीय विशिष्टता, इसको इलॉबरेट करना है। जब मेंस में लिखेंगे तो तथ्य कम, अवधारणा ज्यादा लिखेंगे। समानता के साथ क्षेत्रीय विशिष्टता का क्या संदर्भ है? आप सामान्य देखोगे कि नगरीकरण के बारे में लोग कहेंगे कि नगरीकरण एक जैसा था, दुर्ग टीला, नगर टीला में बटा हुआ था, संपूर्ण सड़कें थी, एक दूसरे को काटती थी, है? लेकिन यह समानता के साथ साथ क्षेत्रीय परिवर्तन को भी आपको इंगित करना है। जैसे कहीं पर आपको दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं है, उदाहरण याद करिए चंदोदड़ो। कहीं पर नगर और दुर्ग दोनों दुर्गीकृत हैं, कालीबंगा। कहीं पर दुर्ग का विभाजन मिलता है, कालीबंगा। कहीं पर सार्वजनिक नाली के साक्ष्य नहीं है, जबकि हर जगह सार्वजनिक नाली के साक्ष्य हैं, कालीबंगा। हर जगह सामान्य ईंटें हैं, कहीं कहीं अलंकृत ईंटें भी हैं, कालीबंगा। तो उदाहरण फैक्ट बहुत फेमस रखना है, लेकिन आपको जब लिखना है ना, तो ये बात कहनी है कि वास्तव में सैंधव नगरीकरण में सामान्यतः समानता के तत्वों पर बल दिया जाता है, लेकिन क्षेत्रीय और स्थानिक विविधता भी मिलती है। यह विचार हुआ, और इस विचार को पुष्ट करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? एक दो फैक्ट डाल देने की जरूरत है। बस फैक्ट की भूमिका इतनी ही होती है, राइट? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सामान्यतः अगर आप देखें तो आप ये दुर्ग हो गया, जनरल स्केच बता रहा हूं, ये नगर टीला हो गया, और प्रायः अगर कहीं मिलता है तो कब्रगाह दक्षिण में ही मिलेगा, नगर के दक्षिण में। श्योर? दुर्ग जो टीला होगा वो रक्षा प्राचीर से युक्त होगा। याद रखिएगा, रक्षा प्राचीर का यह मतलब कतई नहीं समझिएगा कि यहां पर सैनिक होते थे, क्योंकि आप जानते हैं, आपको समाज में, सोसाइटी में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो ये बताएंगे कि यहाँ पे सैनिक वर्ग का अभाव था, यानी गार्ड रखना और सेना रखना, इन दोनों में अंतर है। ये गार्ड के लिए था कि गार्ड दुर्ग की रक्षा करता रहे, चौकीदारी करता रहे। एंट्री गेट था, हमने आपको बताया कि प्रवेश द्वार था ये, क्लियर? और दो प्रमुख सड़कें हुआ करती थी, एक उत्तर पूर्व पश्चिम और एक उत्तर दक्षिण, और इन दोनों का जो कटान बिंदु होता था उसको कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो आपको कई ब्लॉक भी मिल जाएंगे,
सिमिलर नगर में भी मिल जाएगा। हम केवल दुर्ग टीले की चर्चा कर रहे हैं। श्योर, एक दिमाग में बैठे। अब हम एक ब्लॉक की चर्चा करते हैं। वास्तव में जब हम लोग एक ब्लॉक की चर्चा करेंगे तो आप ये मान के चलिए, ये रोड है, एक रोड इधर मान लीजिए। तो सबसे ज्यादा अगर आज के डेट में अगर हम ये चर्चा करें तो सबसे ज्यादा इस कॉर्नर वाले प्लाट की डिमांड रहेगी। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। वास्तव में ये भी जो भी मकान बनते थे या यहां जो मकान बन रहे हैं, इसके दरवाजे आपको प्राय आज के डेट के हिसाब से अगर देखोगे तो कहां मिलेंगे? इन सड़कों की तरफ मिलेंगे। लेकिन आप जानते रहिए कि जो सैंधव में, तीसरा पॉइंट बना लेते हैं कि जो सैंधव नगरीकरण में जो दरवाजे हैं वो सड़क पे नहीं, सड़क के पीछे खुलते हैं, सड़क पर नहीं। पीछे की तरफ खुलते हैं। क्या कारण हो सकता है? डस्ट, एनवायरमेंटल कारण हो सकता है, प्रदूषण कारण हो सकता है। क्लियर? अब आइए, याद रखिएगा कि इन रोड के सहारे आपको पब्लिक ड्रेनेज मिलेगी, सार्वजनिक नाली के साथ से। और ये सबसे प्रमुख विशेषता रही है पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम, सार्वजनिक नाली के साथ। और पुरातात्विक प्रमाणों से लगता है बीच बीच में सफाई के लिए जो गड्ढे हैं, मैन होल्स जिसे आप कहते हैं, इसके भी साक्ष्य आपको मिलते हैं इसमें, सार्वजनिक नाली के साक्ष्य। तो एक ब्लॉक देख लिया। अब ये राइट समय है कि हम लोग देख लेते हैं, क्या हम लोग ये देखते हैं कि एक मकान कैसा रहा होगा। जैसे ही आप एक मकान में एंट्री करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, बीच में आपको मिलेगा आंगन, आंगन से जुड़ा हुआ आपका बरामदा, और इस बरामदे के पीछे एक क्रम से मकान, और कभी कभी इस आंगन में कुएं, नल उस समय नहीं था। और नाली हमेशा आपको प्राय मिलेगी साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। एक चीज आप देखेंगे पूरे घरों में कि आपको शौचालय नहीं मिलेंगे, और शौचालय के साथ साथ आप देखेंगे कि पूरी सभ्यता में मंदिर के भी साक्ष्य नहीं है। श्योर? क्लियर हो गया? आपने एक घर देख लिया, एक ब्लॉक देख लिया, एक पूरा दुर्ग देख लिया। इसके अतिरिक्त अगर हम तकनीकी स्तर पे कुछ बात करें या इसके कुछ और पहलुओं की बात करें तो हम कहना चाहेंगे यहां पे कि इस सभ्यता में
किसी भी समकालीन सभ्यता की तुलना में जो कच्ची और पक्की दोनों ईंटों का प्रयोग हुआ है, लेकिन किसी भी समकालीन सभ्यता की तुलना में पक्की ईंटों का प्रयोग ज्यादा है। और इनका जो अनुपात है वो है 4 संबंधे 2 संबंधे 1, 4:2:1। पक्की ईंटें बाहरी तरफ है, कच्ची ईंटें अंदर में है। इसके अतिरिक्त स्तंभों के प्रयोग से वो परिचित थे। मोहनजोदड़ो याद रखिए, स्तंभों के प्रयोग से परिचित थे। सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि मेहराब तुर्क लाए, लेकिन ये मेहराब से भी परिचित थे। द्विमंजिली छतों से, 2 मंजिली छत से परिचित थे। ये इनकी तकनीकी पहलुओं पर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं कि आप नगरीकरण के इन विशिष्ट पहलुओं को दिमाग में बैठा लिए होंगे या बैठा लेंगे। और फिर यूपीएससी के मेंस का, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस के मेंस के प्रश्नों को देखिएगा और फिर देखिएगा कि वो आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। राइट? तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। सैंधव नगरीकरण प्रथम नगरीय क्रांति का सूचक था। उनके विशिष्ट पहलुओं को हमने आपको यहाँ के सामने रखा। कल की क्लास में हम लोग इसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जुड़े रहने के लिए अपने भी देखिए और इस श्रृंखला से अधिक लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम।